हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ITR 4 में इनकम की रिपोर्टिंग कैसे करनी है और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है टर्नओवर का कैलकुलेशन और उसको कैसे दिखाया जाता है। ITR 4 हमें पता है कि 3 मेन इनकम के लिए हम फाइल कर सकते हैं। इसको हम लोग अपने वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 44 AD ट्रेडिंग वगैरह के लिए, नॉर्मल बिजनेस के लिए, 44 ADA प्रोफेशनल के लिए जो लिस्ट है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की, और गुड्स कैरेज वगैरह जो ट्रक वगैरह जो व्हीकल वगैरह ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस होता है, गुड्स कैरेज, उसके लिए 44 AE। अब 44 AD और ADA के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सर टर्नओवर का कैलकुलेशन, और कैसे उसको रिपोर्ट करना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 44 AD में अगर हम आएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं। इसमें होता है कि भाई आपका जो टर्नओवर है, जो ग्रॉस रिसिट है, वो बैंक के थ्रू कितना हो रहा है, ठीक है, और कैश में कितना हो रहा है, और अदर देन AMB, मतलब ना कैश में हो रहा है ना बैंक में हो रहा है, हो सकता है इन काइंड आपको कुछ मिला हो तो वो भी टर्नओवर में ही आता है। तो ये 3 चीजें हम यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं, जो भी हमारी टर्नओवर होता है वो हम यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 6% या 8%, ठीक है, ये हम लोग क्लेम कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 6% ऑफ E1A। पूरा का पूरा अगर बैंक में आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन है, आप 6% या उसके ऊपर दिखा सकते हैं। अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्नड, यहीं पे लोग गलती करते हैं। लोगों को लगता है कि यार 6% से ऊपर दिखाना है तो 7%, 8%, 9% दिखा देते हैं, बस बात खत्म हो गई, रूल कंप्लाई हो गया। ऐसा नहीं है सर। अमाउंट क्लेम्ड टू हैव बीन अर्नड विच एवर इज हायर लिखा हुआ है, मतलब जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है ना, अगर वो ज्यादा है तो आपको वो रिपोर्ट करना है सर। हो सकता है आपका जो बिजनेस है उसका जो मार्जिन है वो 15%, 20%, 25% हो, तो आपको वो रिपोर्ट करना है, विच एवर इज हायर लिखा हुआ है। तो लेट सपोज अब हमारा जो टर्नओवर आया वो आया 12,75,300। 6% के ऊपर हमें दिखाना है, लेट सपोज हमारा जो था वो था 7.5 लाख, ठीक है। अगर हम 6% से कम दिखाएंगे, लेट सपोज मैं यहाँ पर 50,000 लिखता हूँ, ठीक है, तो ये कह देता है भाई आप 6% से नीचे नहीं दिखा सकते हैं सर, आपको अपना टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। सेम चीज अगर आपका कैश में है तो सर आप 8% या उसके ऊपर दिखाइए, कम नहीं दिखा सकते हैं। ठीक हो गया सर। तो एक तो ये टैब हो जाता है। अगला जो टैब अगर मैं बात करूं ITR 4 की स्पेशली, तो अगला जो टैब होता है वो होता है एग्जेम, मतलब जो आपका एग्जेम्प्ट इनकम होती है उसको शो करने के लिए होता है, और जो पर्टिकुलर्स होते हैं उनको शो करने के लिए होता है। मैं यहाँ पर आकर के इसको कंफर्म करता हूँ, फिर ये हमें नेक्स्ट टैब में लेके जाएगा सर। यहाँ पर आप एग्जेम्प्ट इनकम भी दिखा सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो फिर आपको 3 या 5 फाइल करना है। उसके अलावा आप एग्जेम्प्ट इनकम यहाँ शो कर सकते हैं। अगर आपका GST में आप रजिस्टर्ड हो तो आपको अपना GST का नंबर और उसका टर्नओवर यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। इस पार्ट को याद रखिएगा, ये टर्नओवर कैलकुलेशन में आगे काम आने वाला है। फिर देखिए यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर्स आ रहे हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, E15, 19, 20, 21 और 22, ये जो है ये मैंडेटरी है लास्ट ईयर तक। ये जो E21 है दैट इज बैलेंस विद बैंक, ये मैंडेटरी नहीं था, इस बार से ये मैंडेटरी लिखा हुआ है। लोग आदत क्या है ना कि जीरो जीरो करते चले आ रहे हैं, तो वो अभी भी इसको जीरो कर देते हैं। मत करिए सर। कोई चीज चेंज हुई है, अगर वो मैंडेटरी हो गई है तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई वहां पर मतलब या मीनिंग जरूर है। आगे चलकर इसको लेकर नोटिस आ सकती है, छोटी मोटी ही सही, लेकिन पेनाल्टी लग सकती है। तो कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जिसका बैंक ना हो, सेविंग या करंट, और उसका बैलेंस ना हो। बिजनेसमैन तो बहुत दूर की बात है, कोई ऐसा पर्सन आज के टाइम में नहीं है शायद जिसका बैंक अकाउंट ना हो। तो इसको जीरो मत करिए, जो एक्चुअल बैलेंस है वो रिपोर्ट करिए। तो ये चीजें हमें रिपोर्ट करनी होती हैं। ठीक है सर, इसको भी कंफर्म करें और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी होता है ITR 4। LTCG 112A, अगर आपका लॉन्ग टर्म का गेन है, वो भी एग्जेम्पशन वाला 1,25,000 तक, वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म का गेन या लॉस, उसके लिए ITR 3 भी आपको फाइल करना पड़ेगा, और अगर लॉन्ग टर्म का लॉस हुआ तो भी आपको ITR 3 फाइल करना है। सिर्फ एक कंडीशन है कि आपका लॉन्ग टर्म का गेन हो
वो भी 1,25,000 तक होना चाहिए। उसके ऊपर या लॉस आप ITR 3 में रिपोर्ट कर पाओगे, 4 में नहीं। फिर अगला वो डिडक्शन है जो कि न्यू रिजीम में तो होती ही नहीं है, ओल्ड में अगर कोई है तो वो आप यहाँ रिपोर्ट करोगे। कोई TDS वगैरह कटा है वो आप यहाँ से उसको वेरीफाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पर शो कर रहा है। और फिर अगर कोई लायबिलिटी है वो आप यहाँ से वेरीफाई करके उसके बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाओगे, सब चीजें सही हैं, OTP आएगा और आप फाइल कर सकते हो अपना ITR। ये तो आपको पता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट ITR 4 में होता है सर टर्नओवर की रिपोर्टिंग, टर्नओवर का कैलकुलेशन। जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और गलतियां होती हैं उसको समझ लीजिए। सबसे पहले आप ITR फाइल करने बैठे हो, ये देखिए कि वो जो पर्सन जिसका आप ITR फाइल कर रहे हो वो GST में रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि इससे पूरा खेल बदल जाएगा। अगर वो GST में रजिस्टर्ड है तो टर्नओवर का तरीका अलग, अगर वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो टर्नओवर का तरीका अलग। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ठीक है सर। अब अगर वो बंदा GST में रजिस्टर्ड है तो सबसे पहले सारे GST के रिटर्न्स उठा लीजिए, उसको ऐड करिए, 3B GSTR1 रिकंसाइल करिए, मैच कर रहा है, अच्छी बात है। GST रिटर्न से टर्नओवर उठाइए, उसके बाद उसको बुक से और बैंक अकाउंट से वेरीफाई करिए, बहुत अच्छी बात है, वेरीफाई हो गया। उसी को आपको ITR 4 में रिपोर्ट करना है। ध्यान रखिए, ITR का टर्नओवर अगर GST के टर्नओवर से मैच नहीं हुआ तो आज नहीं तो कल नोटिस आएगा ही आएगा। यहां पर बहुत बड़ी गलती होती है। GST में पता चलता है 0 दिखा रखा है, इनकम टैक्स में टर्नओवर डिक्लेयर कर रखा है, GST से नोटिस आ जाता है कि इसने बैलेंस पे आप GST पे करिए और आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने खुद ही डिक्लेयर करा है ITR में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि GST का टर्नओवर और ITR का टर्नओवर मैच नहीं करेगा। तो वो किस वजह से हो सकता है? अगर आपका जो GST है वो आपने मिड ईयर लिया है, उस केस में टर्नओवर कैसे निकलेगा? एक होगा प्री GST पीरियड। हो सकता है आपने अक्टूबर में GST लिया तो अप्रैल से सितंबर का टर्नओवर ले लीजिए, और अक्टूबर में GST लिया है तो अक्टूबर से मार्च तक का GST का टर्नओवर ले लीजिए, दोनों को ऐड करिए, वो बन जाएगा ITR का टर्नओवर। इस केस में आपका GST और इनकम टैक्स का टर्नओवर मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर कल को नोटिस आता भी है तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास प्रूफ है, आपके पास एविडेंस है, आप उस नोटिस का रिप्लाई कर सकते हो और नोटिस वहीं का वहीं डिस्पोज हो जाएगा। तो यहां तो कोई भी टेंशन नहीं है। फिर आता है वो पर्सन जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, वहां टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पर ध्यान से देखिए, उस पर्सन के सेल इनवॉइस मंगा लीजिए। अब अगर सेल इनवॉइस है पूरे साल भर के ऐड कर लीजिए, सर निकल गया टर्नओवर। नहीं है सेल इनवॉइस, उठा लीजिए बैंक। अब बैंक में कुछ लोग गलती करते हैं, जितना भी आता है क्रेडिट में उसको उठा के टर्नओवर बना देते हैं। ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि उसी पर्सन के दूसरे बैंक से पैसा आया है, इंटर बैंक ट्रांसफर हो रहा है, उसको हटा दीजिए। रिलेटिव से पैसा आया है, उसको हटा दीजिए। गिफ्ट मिला है 50,000 तक, उसको हटा दीजिए। उसने कोई लोन पहले दे रखा था, उसका रीपेमेंट आया है, उसको हटा दीजिए। उसने किसी से लोन लिया हुआ है, उसको हटा दीजिए। जो बचेगा सर वो होगा आपका टर्नओवर। तो जो कुछ बैंक में आ रहा है वो पूरा टर्नओवर नहीं होता है। तो बैंक से टर्नओवर निकाल सकते हो। ये दोनों चीजें हैं। सेल रजिस्टर मेंटेन होगा, उससे भी आप निकाल सकते हो। और 26AS में अगर TDS कटा है सर तो आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो 26AS, वहां से भी आपको टर्नओवर को मैच कराना है। और AIS TIS तो है ही। तो इन चीजों को आपको मैच कराना है। एट द एंड जो समरी है वो ये है, जो एक्चुअल टर्नओवर होगा वो आपको उठा के रिपोर्ट करना है ITR 4 में। और जो भी टर्नओवर आप रिपोर्ट करोगे उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए। कल को अगर नोटिस आता है तो आप अपना रिप्लाई सबमिट कर सकते हो ताकि नोटिस इनिशियल लेवल पे ही डिस्पोज हो जाए। ठीक हो गया सर। तो और एक और गलती, अभी मेरे पास एक ITR आया लास्ट ईयर का, 80 लाख से ज्यादा टर्नओवर उसने डिक्लेयर कर दिया है, ITR 4 फाइल कर दिया, रिफंड भी आ गया, बड़ा खुश। लेकिन मैंने कहा सर आप GST में तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। उसने कहा कि सर मुझे तो पता नहीं है। अब आज नहीं तो कल उसके पास GST का नोटिस आएगा। 80 लाख टर्नओवर मतलब वो सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर के केस में 20 लाख है, ट्रेडिंग के केस में 40 लाख है। इससे ज्यादा टर्नओवर अगर आपने इनकम टैक्स में दिखा दिया और पर्सन GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो आज नहीं तो कल GST का नोटिस आएगा और उसमें कहा जाएगा
कि आपने जीएसटी क्यों नहीं लिया, जबकि आपका टर्नओवर आप खुद डिक्लेयर कर रहे हो कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है। तो ये भी चीज ध्यान रखिए, टर्नओवर अगर 20 लाख 40 लाख को क्रॉस कर रहा है, क्लाइंट को तुरंत इन्फॉर्म करिए कि सर आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी है, तुरंत जीएसटी लीजिए। जब इस तरह से आप अपने क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन दोगे, उसको फ्यूचर पेनाल्टी से बचाओगे, उसको फ्यूचर प्रॉब्लम से बचाओगे, तो वो आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनेगा। वो आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनेगा तो फिर आपकी प्रैक्टिस ग्रो करेगी। प्रैक्टिस एक और तरीके से सर ग्रो करती है। कैसे ग्रो करती है सर? ITR 4 जब हम फाइल करते हैं ना, तो वो एक तो होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का, हम टर्नओवर निकाल के लिख देते हैं और प्रॉफिट लिख देते हैं। अब उसके बाद सिर्फ ITR नहीं चाहिए होता है क्लाइंट को, उसको कंप्यूटेशन भी चाहिए होता है, और आज आज नहीं तो कल उसको बैलेंस शीट भी चाहिए होती है। अब क्योंकि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट तो बनती नहीं है, तो अब बैलेंस शीट कैसे बनाएं, कहाँ से शुरुआत करें, ट्रेडिंग में क्या दिखाएं, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिखाएं, बैलेंस शीट में क्या दिखाएं, कंप्यूटेशन कैसे बनाएं। तो इन सारी चीजों का बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन है हमारा AI टूल, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो आपने ITR फाइल करा है ना किसी भी साल का, उसकी जेसन आपको अपलोड करनी है, और अपलोड करते ही कुछ सेकंड्स में आपका कंप्यूटेशन भी बन जाएगा और बैलेंस शीट भी बन जाएगी, कुछ सेकंड में। फिर आप उस बैलेंस शीट को एक्सेल में डाउनलोड करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का AI टूल है। सिर्फ आपको अपलोड करना है, जनरेट करना है, बैलेंस शीट कंप्यूटेशन रेडी। और सिर्फ ITR 4 नहीं, 1 2 3 4 चारों ITR के कंप्यूटेशन आप इस छोटे से टूल से बना सकते हो। प्राइस भी लाइफ टाइम, एक बार बस आपको पे करना है, और सिर्फ 250 रुपीज हमने रखा है, ताकि कोई भी प्रैक्टिशनर हो, कोई भी हमारा फ्रेंड हो, इसको आसानी से अफोर्ड कर सके और अपनी प्रैक्टिस, अपने क्लाइंट को इंप्रेस कर सके और प्रैक्टिस को ग्रो कर सके। तो सिर्फ 250 रुपीज का कमाल का AI टूल है, जिससे आप बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन बना सकते हो। ITR 4 का तो बना ही सकते हो, 1 2 3 का भी आप इससे बना सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। 4-5 घंटे में आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा। कभी कभी इनबॉक्स में नहीं आता है तो स्पैम फोल्डर में चला जाता है, तो स्पैम फोल्डर आप चेक करोगे, वहां पर भी आपको मिल जाएगा ये सॉफ्टवेयर। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।